स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो सर, आपने लिखा है कि 2003 का वाकया है। आप सेंट्रल डेपुटेशन से वापस पहुंचते हैं यूपी काडर, और आप इसमें लिखते हैं कि काफी कुछ उत्तर प्रदेश में बदल गया था, इन पॉलिटिक्स, इन ब्यूरोक्रेसी। सिविल सर्वेंट के लिए ट्रांसफर इज लाइक डेथ, जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना। लेकिन अगर आपको करप्शन को हैंडल करना है गवर्नेंस में, तो खाली पकड़ने से काम नहीं चलेगा। हमें व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा। अब हमने कोल में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में डिजिटाइजेशन कर दी फाइल, तो अब कोई अधिकारी बैठ ही नहीं सकता फाइल, क्योंकि सबको पता है कि आम लोगों को पता है कि वो कितने घंटे कितने मिनट फाइल पे बैठा है। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन इज द डिलेज इन द गवर्नमेंट। देखिए, जहां होता है हम गलत काम के लिए जाएं सरकार में, तो वो भी गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं सही काम के लिए सरकार में जाता हूं और उसमें विलंब होता है, वो बड़ा दुखदाई है। तो क्या हम इन डिलेस को दूर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से? क्योंकि काफी हद तक करप्शन डिलेस की वजह से है। जो उस व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसका जायज है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली IAS के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज एक बड़ा कारण बनता है टेम्प्ट होने का। तो जैसे चाणक्य ने कहा था कि अपनी जीभ पर आप शहद रखोगे और आप कहोगे वो टेस्ट ही नहीं होगा, तो टेस्ट तो होगा। IAS बिहाइंड द सीन्स के एपिसोड 7 पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल स्वरूप। 38 साल की एस्टीम्ड सर्विस रही है इनकी। ज्वाइंड IAS एज SDM एंड रोज टू बिकम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज का टॉपिक है करप्शन। क्या कोई आप में से ऐसा हो सकता है जो कहे कि करप्शन से मेरा तो कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि मैं किसी सरकारी दफ्तर में नहीं गया? ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हम सब पर कभी ना कभी इम्पैक्ट पड़ता रहता है ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस विच गोज ऑन इन गवर्नेंस। और आज हम सर के साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि करप्शन कितने तरह के होते हैं। शायद कुछ नए पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएं जो आपने शायद सोचा नहीं था करप्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेलकम टू द शो सर। शुरुआत करते हैं 2003 के वाकये से। आपने अपनी बुक में लिखा है, वो बुक आने वाली है, बट आई एम ऑनर्ड कि सर ने पहले से ही कुछ चैप्टर्स दिए। तो सर, आपने लिखा है कि 2003 का वाकया है। आप सेंट्रल डेपुटेशन से वापस पहुंचते हैं यूपी काडर, और आप इसमें लिखते हैं कि काफी कुछ उत्तर प्रदेश में बदल गया था, इन पॉलिटिक्स, इन ब्यूरोक्रेसी। तो आपका क्या कहना था, और उसके बाद के वाकये पर कुछ बताएंगे सर? मैं 2003 में वापस पहुंचा यूपी, तो मेरी पोस्टिंग सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर के रूप में हुई थी जी। और मैंने ऐसा महसूस किया, अब मुझे पता नहीं सही महसूस किया गलत किया, कि करप्शन की पराकाष्ठा थी। मेरे जो मंत्री थे उनका नाम ही 25% पड़ गया था। तो जब मैं पहुंचा करीब 15-20 दिन बाद, मेरे पास उनका एक लिखित आदेश आया जिसमें उन्होंने मुझसे कहा कि एक डिप्टी डायरेक्टर, मैं हॉर्टिकल्चर विभाग में था, कि उसको आप सस्पेंड कर दीजिए। उसमें कोई कारण नहीं दिया था, लेकिन मंत्री सक्षम थे उसको भी, यानी कि कॉम्पिटेंट थे। इलीगल ऑर्डर नहीं था, लेकिन क्योंकि कारण नहीं था इसलिए मैंने मंत्री को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, सर आपने इनको सस्पेंड करने को कहा है, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, मुझसे मिलने नहीं आया। मैंने कहा, बड़ी छोटी सी बात है, मैं उससे कह देता हूँ आपसे मिल लेगा, ये कोई कारण तो है नहीं सस्पेंशन का। खैर, उन्होंने मालूम नहीं सुना, उन्होंने फ़ोन रख दिया। तो मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, भाई कैसा अधिकारी है। तो लोगों ने कहा बड़ा ऑनेस्ट अधिकारी है और बड़ा एफिशिएंट अधिकारी है। तो मेरा माथा और ठनका कि हमने कहा इतने अच्छे अधिकारी को सस्पेंड करने की आवश्यकता है। तो मैंने उसको बुलाया अधिकारी को, मैंने उससे कहा, यार तुमने क्या कर दिया, मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी? बड़े नाराज हैं, तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे हैं। तो बोला, सर मैं उनसे कई बार मिल चुका हूँ, जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। तब मेरी समझ में आया कुछ गड़बड़ है। वो मंत्री जी चाहते थे कि उनको कुछ पहुँचाया जाए, नजराना। वो हर से नजराना अपेक्षा करते थे, और वो इस स्थिति में था कि सर मैं तो नहीं दे सकता, मैं हुई नहीं इस स्थिति में, और होता भी तो भी मैं नहीं देता, मैं क्यों दूं उनको। तो अब मेरे ये नहीं समझ में आया मैं क्या करूं इसके लिए। तो मैंने नियम देखे, तो नियम में एक व्यवस्था थी कि अगर मैं अपने मंत्री के निर्णय से असंतुष्ट हूं या असहमत हूं, तो मैं उस पत्रावली को अपनी टिप्पणी के साथ मुख्य सचिव के माध्यम से मंत्री को दोबारा भेज सकता हूं। नियम यह था कि अगर वो दोबारा ओवर रूल कर दें तो फिर मुझे वो अनुपालन करना था। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की, तो चीफ सेक्रेटरी ने कहा फाइल मुझे भेज दो। बड़े अच्छे अधिकारी थे। जब उनको पूरा बैकग्राउंड मालूम पड़ा तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि फाइल लिख के भेज दो तुम मुझे। मैंने लंबा नोट बनाया, उनको भेज दिया, और वो बैठ गए फाइल पर। तो फाइल पर बैठा जा रहा है एक ईमानदार कारण के लिए। देखिए, लोग अच्छा कहते हैं, रेड टेप, कभी कभी रेड टेप भी से भी लाभ हो जाता है। जी जी तो बैठ गए वो फाइल जी। अब मंत्री मुझसे बार बार पूछे, मैंने कहा था फाइल मुख्य सचिव को है। तो जब 2-3 बार ऐसा नहीं हुआ तो जाके मुख्यमंत्री से मिल लिए। तो मुझे पता नहीं उनके बीच क्या हुआ, लेकिन मेरा ट्रांसफर हो गया। जो मेरा ट्रांसफर हो गया तो मुख्य सचिव मुझसे नाराज हुए कि बताओ उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा, अब क्या फर्क पड़ता है, सिविल सर्वेंट के लिए ट्रांसफर इज लाइक डेथ, जो होना है उसके लिए परेशान क्या होना। और वैसे भी सर मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ
मेरा पुनर्जन्म तो होगा, आप कहीं पोस्ट करेंगे, मैं जाके काम करूंगा। लेकिन इस वाक्य से मुझे एक आध चीज समझ में आई, जो मैंने कहा उस समय करप्शन की पराकाष्ठा थी। देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है कि अगर आप करप्शन का विश्लेषण करें गवर्नेंस में, मैं सामान्य करप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी सरकार के किसी अधिकारी से मिलता है किसी काम के लिए, तो उसको रोका जा सकता है उस अधिकारी के द्वारा, वहीं करप्शन आरंभ होता है। तो मैंने उसको डिफाइन किया, एक होता है नजराना, शुक्राना और जबराना। नजराना मतलब ये कि अब एडवांस में आप जैसे भगवान को चढ़ावा देते हैं, राजा अकबर के सामने नजराना दिया जाता है कि वो खुश रहें, कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाएंगे, ये तो नजराना हुआ। फिर शुक्राना हुआ, यानी कि आपने किसी से काम कहा, उसने काम कर दिया आपका, तो आपने उसको खुशी खुशी दे दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, मैं आपको बाद में बताऊंगा शुक्राना का। और तीसरा जो सबसे खराब है वो जबराना है, यानी कि आप जबरदस्ती किसी से वसूली करें। अब इसको फर्दर अगर आप अंडरस्टैंड करें तो इस प्रकार से है। नजराना में तो मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन जहां तक शुक्राना का है, वो एक कोल्यूसिव करप्शन है एक तरीके का। यानी कि मैं चाहता हूं किसी काम को जो सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, यानी कि नियम के विरुद्ध है, और मैं किसी अधिकारी को पैसे देकर उस काम को करा लूं अपने लिए। अब इस प्रकार के क्राइम को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों मिले हुए पार्टी। बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े जाते, लेकिन मुश्किल हो जाता है। दूसरा तरीका यह है कि उसका काम जायज है, वो करना चाहता है, और जो अधिकारी नहीं कर रहा, यानी कि नियम के विरुद्ध नहीं है। पहले में मैंने बताया था आपको नियम के विरुद्ध कार्य है, तो बहुत ही गलत है जी। लेकिन नियम के विरुद्ध नहीं है, सामान्य रूप से काम होना चाहिए, जिसे एक नई परिभाषा दी गई स्पीड मनी की। यानी कि जो काम आपका सामान्य रूप से 10 दिन में होना चाहिए, आप पैसा दे देते हैं कि जल्दी हो जाए जी, तो वो भी शुक्राना की ही उसमें आएगा। तो शुक्राना भी कई प्रकार से होता है। जब करप्शन का मैनेजमेंट होता है तो सबसे कठिन मैनेज उसको मुश्किल होती है जिसमें दोनों पार्टी कोल्यूड कर रही हो जी। अगर कोल्यूड नहीं कर रही हैं तब थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे जबराना सबसे खराब प्रकार का, यानी करप्शन तो सभी खराब होते हैं, लेकिन जबराना सबसे खराब प्रकार का होता है, लेकिन उसको पकड़ना आसान होता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो विलिंग नहीं है पार्टनर उसकी, सिर्फ जबरदस्ती की जा रही है। तभी मेरे जो अनुभव हुआ 38 साल का, प्रमुख रूप से शासन में इस बात पे बल रहता है कि करप्ट आदमी को पकड़ें आप। मेरा व्यक्तिगत मत यह था कि जहां एक और पकड़ना जरूरी है, लेकिन अगर आपको करप्शन को हैंडल करना है गवर्नेंस में, तो खाली पकड़ने से काम नहीं चलेगा। हमें व्यवस्था में परिवर्तन लाना होगा, जिससे जो कारण है, मैं इस बात को इसलिए विशेष रूप से कह रहा हूं कि हम अक्सर इस बात का विश्लेषण नहीं करते कि अगर करप्शन है तो क्यों है। और इस पर मैं एक आध चीज बताना चाहूंगा। करप्शन पहला तो इस वजह से है कि किसी व्यक्ति को, जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जायज है उसका काम, जैसे पहले रेलवे रिजर्वेशन में होता था, वो गया रिजर्वेशन कराने जी, नॉर्मल कोर्स में हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था, वो नहीं होता था, आज की तारीख में वो खत्म किया गया। तो व्यवस्था ऐसी है कि उसको अपना जायज काम भी पैसा देकर कराना पड़ रहा है। नाजायज क्राइम कराने के लिए तो बात अलग है, वो दूसरा करप्शन हो गया। तो इन टाइप के करप्शन को हैंडल करने के लिए जहां एक और ये कठिन है पकड़ना, जहां दोनों को लूट कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जहां ये कठिन नहीं भी है, वहां भी एक ऐसी व्यवहारिक व्यवस्था बनाने की आवश्यकता, जो कि बनाई गई है कई जगह पर, जहां पर करप्ट प्रैक्टिसेस डिफिकल्ट हो जाए। ऑलराइट सर, एंड पर जाते हुए हम इस पर दोबारा से बात करेंगे। अभी सर एक सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लेवल पर और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर जो करप्शन होता है वो कैसे होता है, और दोनों में मतलब डिफरेंस क्या है? देखिए, एक तो करप्शन होता है कटिंग एज लेवल पर जी, यानी कि सामान्य नागरिक पे प्रभाव पड़ता है, वो तहसील जाता है या थाने में जाता है जायज नाजायज काम के लिए, जहां उसको पैसा देना पड़ता है जी। तो वो तो हुआ कटिंग लेवल, जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। और एक होता है नेशनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर, जहां करप्शन कॉमन मैन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, अगर किसी को, या किसी के फेवर में काम करना है, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्लियरेंस देना है, उसका डायरेक्टली कॉमन मैन से इंपैक्ट नहीं होता। ये दोनों फर्क हैं। तो कटिंग एज पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है जी। और पॉलिसी लेवल पर, यानी कि ऐसी सरकार से पॉलिसी बनवा ली जाए जो कि कुछ लोगों को लाभकारी हो, ये एक बड़ा लेवल का करप्शन होता है। तो जो सुनने में ज्यादा आता है, जिसका प्रभाव जमीन पे पड़ता है, वो तो कॉमन मैन वाला करप्शन है। और अखबार में जो आता है वो टॉप लेवल करप्शन है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या पूरे भारत में हर एक आदमी करप्शन के खिलाफ ही होगा, या करप्शन को एक फायदे का तरीका भी माना जाता होगा? क्योंकि ये एक पॉपुलर कमेंट भी है कि करप्शन कई बार फाइल्स को आगे बढ़ाने में काम आता है, व्हील को ग्रीस कर देता है, बेसिकली मूवमेंट रख देता है।
तो कई लोग कहते हैं कि सर अगर करप्शन नहीं है ना तो काम तो नहीं हो पाएगा ना, अगर करप्शन है तो कम से कम काम तो हो जाएगा ना। तो अब पॉइंट ये है कि क्या करप्शन पर्सनालिटी फैक्टर है या करप्शन एक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर? तो सर ने कहा कि आइडेंटिफाई करके, और वहां पर दो चीजें हैं, प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव। सर उस पर थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहिए। पहले तो मैं जो आपने पहला बिंदु बताया उस पर थोड़ा सा व्याख्या करना चाहूंगा जी कि क्या यह आवश्यक है कि करप्शन हो जिससे व्हील चले। देखिए ये बात वहीं पर टिकती है जाकर कि हम करप्शन होने के कारण का विश्लेषण नहीं कर रहे। हम ये मान के चल रहे हैं कि बिना करप्शन के हमारी व्यवस्था नहीं चल सकती, जो कि गलत है कहना, क्योंकि जिन व्यवस्थाओं में प्रक्रियाओं को सुधारा गया है तो करप्शन ही खत्म हो गया। हम उसकी चर्चा ना करके व्यवस्थाओं की हम कहते हैं क्योंकि जटिल है प्रक्रिया इसलिए हमें ऑयल चाहिए, तो आपने मशीन ही गलत बनाई है जी, तो हमें मशीन पे सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए कि करप्शन का जस्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। एक टेम्पररी आदमी कोई सोच सकता है कि करप्शन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो बिना पैसे दिए मेरा काम नहीं होगा। व्यक्तिगत जो सफरर है वो ये नजरिया तो ले सकता है, लेकिन शासन में बैठकर ये नजरिया नहीं लिया जा सकता कि करप्शन तो यूजुअल है, वो तो होना ही है, आप कुछ कर नहीं सकते। ये सोचना गलत है, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि कई जगह पर जहां पर करप्शन के कारणों का विश्लेषण हुआ तो वहां उसका समाधान भी हुआ और करप्शन एक आवश्यक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत नहीं हुआ, जो लोग समझते हैं करप्शन आवश्यक। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरा आपने पॉइंट कहा था कि इंडिविजुअल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल। देखिए मैंने शुरू में जो थोड़ी चर्चा की थी उसमें ये बताया था कि जमीनी स्तर पर कोई भी व्यक्ति तहसील में जाता है, थाने में जाता है, या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाता है, या किसी सरकारी संस्था में अपने काम के लिए जाता है, तो वो इंडिविजुअल लेवल पर है जी, करप्शन कटिंग एज लेवल पर जी। वहां पर इसको टैकल करने के लिए व्यवस्था अगर ठीक से बना दी जाए तो वो करप्शन कम होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि मच ऑफ द करप्शन इज ऑन अकाउंट ऑफ द फिजिकल इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिसर एंड द कॉमन मैन। Exactly. अगर आप इस फिजिकल इंटरफेस को खत्म कर दें और आज की तारीख में क्योंकि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो अपने आप करप्शन कम होगा। ये आरंभ हुआ था रेलवे रिजर्वेशन से और ये हो भी रहा है। जैसे मेरा जो सीए फ्रेंड है तो ही वाज सेइंग कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो असेसमेंट है वो लार्जली अब वो पीपल इंटरेक्शन उसमें खत्म ही हो गया है। सो यू डोंट नो कि असेसमेंट कौन करेगा, जरूरत कहाँ है। बहुत सही एग्जाम्पल लिया। पहले क्या होता था कि इनकम टैक्स ऑफिसर की थानेदारी होती थी जी, वो एसएससीज पता है कौन कौन है जी, वो उन्हीं से कॉन्ट्रैक्टेड है, वो फिजिकल इंटरफेस उनसे है। तो पोटेंशियल ऑफ करप्शन, मैं नहीं कह रहा कि सब करप्ट होते होंगे जी, लेकिन पोटेंशियल आ जाता है करप्शन का अगर आप उसको एलिमिनेट कर दें, जैसा कि इनकम टैक्स विभाग ने किया है। कई लोग मुझसे आर्ग्यू करते हैं साहब अभी भी प्रॉब्लम है ये। मैं ये मानता हूं कि पूरी समस्या का समाधान नहीं हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था आज से कुछ वर्ष पूर्व थी जी, उससे हम काफी आगे आ गए हैं और उस लेवल का अब करप्शन नहीं है। देखिए हम आराम से कह सकते हैं एलिमिनेट होना चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये इनकम टैक्स विभाग में जो हुआ है उसने स्थापित किया है कि आप करप्शन को सब्सटैंशियली रिड्यूस कर सकते हैं जब आप फिजिकल इंटरफेस ना हो जी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है करप्शन को दूर करने का। देखिए हमारा ज्यादातर लोगों का बल और पढ़ने में भी ज्यादा मजा आता है कि इसको पकड़ लिया पैसे लेते हुए, उसको पकड़ लिया पैसे लेते हुए। समाचार के दृष्टिकोण से ठीक है, चर्चा के दृष्टिकोण से ठीक है और एक्साइटमेंट के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन धरातल पर अगर हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे नहीं तो फिर पकड़े जाएंगे लोग। भैया आप एक और उदाहरण ले लीजिए, हम लोगों ने इतनी मेहनत के बाद लोकपाल की संस्था की स्थापना की, ये कोई इवैल्यूएट नहीं कर रहा, लेकिन करना चाहिए। क्या उनके बन जाने से करप्शन 1% भी कम हुआ? एग्जैक्टली। तो हर जना, क्योंकि वो न्यूज बनती है ना, लोकपाल है जी, मुझे नहीं जानकारी पड़ती कि किसी बड़े आदमी के विरुद्ध लोकपाल ने कार्रवाई की या लोकायुक्त जो होते हैं उन्होंने कार्रवाई की और उनके कार्रवाई के प्रभाव से बाकी लोगों ने वो करना बंद कर दिया जी। तो मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं, ये व्यवस्थाएं बनाए, लेकिन ये सिर्फ चर्चा का विषय बना रहे और सिर्फ हम उन्हीं पर बल दें, ये गलत है। मेरे विचार से इस टोटल फोकस होना चाहिए सिस्टम्स पे। अगर आप सिस्टम्स इंप्रूव करेंगे, ना केवल कटिंग एज लेवल पर करप्शन कम होगा, हाईएस्ट लेवल पर करप्शन कम होगा। मैं उदाहरण देता हूं, आपने कोल, मैंने पूर्व चर्चाओं में कोल के बारे में बात की। कोल में जो व्यवस्था बनाई गई है जिसमें ट्रांसपेरेंट लेवल पर ऑक्शन होते हैं, वहां करप्शन हो ही नहीं सकता, तो वो व्यवस्था चेंज की गई। आप ये कह सकते हैं कि साहब व्यवस्था से क्या फर्क पड़ा? आप पूर्व में देखिए क्या होता था जी। जो नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन होता था, अगर वो डिस्क्रिशनरी होगा या सिस्टम्स के थ्रू नहीं होगा तो मैं नहीं कहता करप्ट होगा, लेकिन चांसेस है करप्शन के। जैसे कई लोगों ने कहा कि अगर हम
करप्शन के चांसेस को ही खत्म कर देंगे तो करप्शन होने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। तो हमें निरंतर इस बात पे प्रयास करता है, चाहे वो टॉप लेवल का करप्शन हो, चाहे वो ग्रास रूट लेवल का करप्शन हो, चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि क्या हम प्रोसेसेस को ऐसे परिवर्तित करें जिससे जो करप्ट होना चाहता है वो ना हो। उदाहरण के तौर पे जो आपने इनकम टैक्स का कहा जी, क्योंकि हमने फिजिकल इंटरफेस खत्म कर दिया जी। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। हरियाणा प्रदेश में एक संस्था है समग्र करके, वो क्या कर रही है कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सामान्य नागरिक सरकार से किन किन पहलुओं पे मिलता है, और उन्होंने लगभग 500 ऐसी प्रोसेसेस आइडेंटिफाई की, बिल्कुल एग्जॉस्टिव। उसमें से 300 से अधिक प्रोसेस उन्होंने डिजिटाइज कर दी, जिसमें उस व्यक्ति को किसी सरकारी ऑफिस में जाने की कंपल्शन नहीं है जी। तो चांसेस ऑफ करप्शन कम हो जाएंगे। अब ये कहना ठीक नहीं होगा कि उससे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन जो बदमाश होता है उसका भी दिमाग चलता है, उसमें भी ढूंढता है वो लहरें कैसे गिने, तो वो अपना ढूंढेगा। तो इट्स ए कैट एंड माउस गेम जी। जहां एक और वो प्रयास करेंगे करप्शन कैसे हो, मेरा ख्याल आधिकारिक दृष्टिकोण से ये प्रयास होना चाहिए कि आप निरंतर उसको विचार करें और ये देखें कि इस प्रोसेसेस को कैसे सुधारें जिससे फिजिकल इंटरफेस एलिमिनेट हो। तो हम ऐसे सम अप कर सकते हैं, जैसे हमने 2 लेवल पर बात की थी, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन लोगों का है वहां पर, तो लोग कई बार खुद अपना काम कराने के लिए देते हैं, जो वाजिब काम है उसको स्पीड करने के लिए, और कई बार लोग जो गैर कानूनी काम है उसके लिए करप्शन कर रहे हैं। तो वहां पर सिस्टम्स को बदल दिया जाए, डिजिटाइज कर दिया जाए, तो चीजें बेटर हो सकती हैं। दूसरा, सर ने जो कहा ऊपर लेवल पर होता है, सेक्रेटरी लेवल पर होता है, तो सर ने जो कोल का एग्जांपल दिया, तो सर का कहना था कि अगर सिस्टम्स ऐसे सेट कर दिए जाएं कि खुद सेक्रेटरी का ही डिस्क्रिप्शन कम हो जाए, तो ऐसा जैसा यहाँ पर सर ने कोल मिनिस्ट्री का एग्जांपल दिया, तो ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही हैं। जैसे आई रिमेंबर वन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ सुंदर पिचाई, मिस्टर सुंदर पिचाई वाज सेइंग कि अगर गूगल का मैं सीईओ हूं और आप मुझसे कहो कि मैं कल को डूडल चेंज कर दूं, तो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज देयर इज अ सिस्टम फॉर दैट। तो जो सीईओ है वो है टॉप कंपनी में, लेकिन वो भी अपनी मर्जी से काफी कुछ नहीं कर सकता। देयर इज अ सिस्टम। जहां आप डिस्क्रिप्शन खत्म करेंगे करप्शन अपने आप कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। जहां डिस्क्रिप्शन होगा, सब्जेक्टिविटी होगी जी, वहां प्रॉब्लम आने की संभावना अधिक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक सर्विस की इंटेंशन, सर्विस डिलीवरी वो क्लैरिफाई हो और उसमें वो सिस्टम्स बन जाएं कि यही होना है, इतने समय में होना है, एंड देयर शुड बी पूरी हमें देखिए, मैं फिर इसको बता रहा हूं, हर चीज के लिए प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है जी। चाहे वो कॉमन मैन की हो चाहे ऊपर हो, हर की प्रोसेस होती जी। हमें उस प्रोसेस का परीक्षण करना चाहिए कि क्या हम उस प्रोसेस में परिवर्तन लाएं या कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करें जिससे फिर वो करप्शन की टेम्पटेशन कम हो जाए। आपको मैं जिले का एक और उदाहरण दूंगा। वो डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी थी। जब मैं नया नया जिलाधिकारी बना था तो काफी करप्शन वहां के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम है वहां होता था। वहां पर एप्लीकेशन लोग देते थे, वो फाइल निकलती थी, कोई आदमी लिखता था, फिर उसको जांचता था, फिर साइन करता था, फिर दी जाती थी। इस प्रोसेस में कई ह्यूमन इंटरफेस होता था। तो मैं सिंपल हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन लाया। ये मैं आप 1991 की बात कर रहा हूँ। तब फोटो कॉपिंग मशीन आई थी। लखनऊ में तो थी लेकिन जिले में नहीं थी। मैंने एक फोटो कॉपिंग मशीन मंगा के रिकॉर्ड रूम में रख दी। फाइल निकलती थी, फोटो कॉपी होता था, साइन होता था, उसको मिल जाता था। इससे पूरी प्रोसेस चेंज हो गई। मेरा ये निश्चित मानना है कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसके तहत हम काफी हद तक करप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बट ये सब करने के लिए हमारी मंशा होनी चाहिए। अगर मंशा नहीं होगी तो समस्या है। टेक्नोलॉजी एक टूल है आपको करप्शन कम करने के लिए। मेरी मंशा ये है कि ये जो चल रहा है चलने दो। क्यों? क्योंकि मेरी पावर इस बात पे निर्भर करती है कि दूसरे व्यक्ति को मैं कितना दौड़ाऊं। अगर मेरी मंशा ये है कि मैं पावरफुल बना रहूं और सामान्य नागरिक दौड़ता रहे तो वो दौड़ता रहेगा। अगर ये मेरी मंशा नहीं है, जैसे डिजिटाइजेशन ऑफ फाइल्स है, अब हमने कोल में और एजुकेशन मिनिस्ट्री में डिजिटाइजेशन कर दी फाइल, तो अब कोई अधिकारी बैठ ही नहीं सकता फाइल पर, क्योंकि सबको पता है कि आम लोगों को पता है कि वो कितने घंटे कितने मिनट फाइल पे बैठा है। देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ करप्शन इज द डिलेज इन द गवर्नमेंट। देखिए, जहां होता है हम गलत काम के लिए जाएं सरकार में तो वो भी गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं सही काम के लिए सरकार में जाता हूं और उसमें विलंब होता है, वो बड़ा दुखदाई है। तो क्या हम इन डिलेस को दूर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से? क्योंकि काफी हद तक करप्शन डिलेस की वजह से है। जो उस व्यक्ति आपके पास आ रहा है उसका जायज है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। नाजायज काम के लिए जो करप्शन है उसकी फिर व्यवस्था अलग है। लेकिन मेरी ज्यादा चिंता, नाजायज काम तो होना ही नहीं चाहिए, जायज काम समय से कैसे हो, जायज काम के लिए अनावश्यक ना दौड़ना पड़े, जायज काम के लिए उसे पैसा ना देना पड़े, ये होनी चाहिए। सर, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है काफी रियल,
जैसे एग्जांपल है उन्नाव, तो उन्नाव में कुछ टाइम पहले एक प्रोजेक्ट आया, वर्क 1-to-1 प्रोजेक्ट। तो उसमें वहाँ पर जो डीएम थी डॉक्टर सौम्या गुप्ता, सो शी गॉट सम सपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ सीएसआर, जिसमें आईओटी जो सेंसर्स हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसका इस्तेमाल करके कमांड सेंटर बनाया गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पे। और जो सर्विसेज थी, करीब 20 के आसपास सर्विसेज, इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर, तो उनको अलाइन किया गया कि उन डिपार्टमेंट के सर्विस लेवल पर क्या चल रहा है, कमांड सेंटर पर पूरी ट्रैकिंग होगी। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल दे वर सेइंग कि हमने हॉस्पिटल्स में कितने टाइम पर डॉक्टर आ रहे हैं, अगर कोई कंप्लेन होगी तो डायरेक्ट वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा कमांड सेंटर पे। तो जैसे डॉक्टर ने बताया कि आई वॉज एक्चुअली वेंट टू दिस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सीएमओ साहब ने मुझे भेजा था, अगर उन पर इमीडिएटली कॉल गई क्योंकि कंप्लेन आई है वहाँ पर, और तुरंत जो है सीएमओ के पास गया कि आपने इनको भेजा है, तो वो बता रहे हैं हमने तो भेजा ही नहीं कहीं, तो पैच हो जाएगा रिकॉर्ड एंड देन इंक्वायरी इज गोइंग टू बी सेटल्ड। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि यार जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यहाँ पर है एंड इट इज इम्प्लीमेंटिंग हियर, सो व्हाई नॉट इन लखनऊ, लखनऊ तो उन्नाव के पास है। तो कहा कि कोई भी अपने कॉलर को नहीं पकड़ना चाहेगा ना, अच्छा करवाना चाहते हैं, लेकिन सीधा दैट लखनऊ में आपने काम किया है ये तो पावर देखिए, है ये बड़ी सही बात कही जी सही बात ये है कि हम दूसरे को चाहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, हम ओपेक रहना चाहते हैं जी क्योंकि कोई अपनी पावर्स नहीं छोड़ना चाहता। मैं जी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उदाहरण देता हूँ जी कि क्यों आज की तारीख में सब विभाग हम्म डिजिटल फाइल्स का क्यों नहीं उपयोग करते। हम्म मतलब स्थापित है, हो रहा है, कई विभागों में हो रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रहे। जी तो मैंने जैसे शुरू में कहा था, हम्म टेक्नोलॉजी एक टूल है, हम्म वो स्थापित भी हो सकता है कि इससे इतने लाभ है, लेकिन अब मैं ना करना चाहूँ तो मुझे, जब तक कोई ऊपर से नहीं कहेगा मैं तो नहीं करूँगा। क्योंकि क्या है, एक तो थोड़ा रिजर्वेशन भी होता है आदमी को टेक्नोलॉजी समझने में, उससे ज़्यादा ही होता है हर आदमी पावरफुल रहना चाहता है। जी और मेरी पावर डिफाइन होती है आपकी इग्नोरेंस से। जी जिस दिन आपको जानकारी मिली मेरी पावर तो कम हो जाएगी। एग्जैक्ट तो मैं इसमें सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं पावर ऑफ यस की बात कर रहा हूँ, वो लोग पावर ऑफ नो की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मैं बहुत पावरफुल हूँ, अगर मैं आपका काम कर सकूँ, आपकी इस मुसीबत दूर कर सकूँ। आई फील पावरफुल। सम पीपल फील पावरफुल बाय सेइंग नो टू यू। यस, क्यों बार बार हमारे पास आएगा, बार बार कहलाएगा, 6 लोगों से फोन कराएगा, तब मैं करूंगा, तो आप भी ओब्लाइज महसूस करेंगे, वो लोग भी ओब्लाइज महसूस करेंगे। सो ये एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है, जो कि मैंने एक आर्टिकल में भी लिखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं, एटीट्यूडनल इंटेलिजेंस से गवर्नेंस में सुधार आएगा। तो अगर मेरा एटीट्यूड ही नहीं है तो चाहे मैं खुद करप्ट ना हूं, लेकिन मैं करप्शन को बढ़ावा दे रहा हूं, क्योंकि मैं जो कर सकता हूं करप्शन को दूर करने के सिस्टम वो नहीं कर रहा हूं। तो ये इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि उन व्यक्तियों को ट्रेन किया जाए अलग से, उनसे अलग से बात की जाए, स्पेशली सीनियर लेवल पर ये स्पष्ट किया जाए कि इससे आपको भी लाभ होगा, आपकी संस्था को भी लाभ होगा, और जो लोग कर रहे हैं उनको लाभ हो रहा है। अगर वो ऐसे लोगों को सामने रखें कि आज की तारीख में किसकी ज्यादा चर्चा होती है, व्यक्ति की जिसने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, he is getting a better name, he is recognized everywhere. Won't you want that recognition? Yeah, recognition can be It's a major thing. Everyone seeks recognition. Who doesn't seek recognition? Recognition for good work, recognized by others. This is a very important tool through which you can persuade others कि आप भी वही करो जो ये कर रहा है। आप उनको प्रेजेंट करो, उनका केस स्टडी बनाओ, बताओ कि how he is benefited personally, his organization is benefited, country is benefited by adopting this. I think this can be a solution to the question which was asked by Mr. Furqan कि अल्टीमेटली IAS के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज एक बड़ा कारण बनता है टेम्प्ट होने का। तो जैसे चाणक्य ने कहा था कि अपनी जीभ पर आप शहद रखोगे और आप कहोगे वो टेस्ट ही नहीं होगा, तो टेस्ट तो होगा। तो आई थिंक ये जो इशू है कि ट्रेनिंग एंड रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन के भी मेथड सेट करने होंगे। देखिए, जो सही रिकॉग्निशन की मिठास है वो पैसे की कभी मिठास नहीं हो सकती। तो अब डिपेंड करता है, मिठास तो हर आदमी, आप ये तो कहना मुश्किल होगा कि मिठास नहीं चाहता जी। अब वो जो शहद है वो पैसे की मिठास है या रिकॉग्निशन की मिठास है। तो आप अच्छा काम करेंगे तो अपने आप रिकॉग्निशन मिलेगा, उससे बड़ा मिठास कोई होती ही नहीं। और जहां तक टेम्पटेशन का सवाल है, टेम्पटेशन के अलावा अगर कोई विकल्प नहीं है तब तो समस्या है कि आपको तो करना ही है। अगर विकल्प उससे बेहतर है, जो कि आज की तारीख में मैं नहीं समझ रहा हूं, और कोई मुझे समझा दे कि इस मिठास से बेहतर दूसरी वाली मिठास है, और दर्शाए भी कि देखो इन व्यक्तियों को देखो, तुम रिटायर हो गए, इनकी तो पूछ है, तुम घर पे बैठे हो, पैसे का क्या करोगे। तो ये सब चीजें अगर बताई जाएं तो शायद कुछ लोगों को समझ में आ जाए कि जो मैं आज कर रहा हूँ, पैसा जो मैं बना रहा हूँ, वो ठीक है, थोड़ा आराम से मैं रह लूंगा, लेकिन मेरा रात को तो नींद ठीक से आएगी नहीं। तो अब ये हमें बताना होगा उसको किस तरीके से कि कौन सी मिठास बेहतर है,
शहद को अवॉइड तो नहीं करेंगे, लेकिन आप शहद की कौन से शहद को ले रहे हैं, कौन सी मिठास को ले रहे हैं? क्या वो मिठास इस बात की है कि आप दूसरे का भला कर रहे हैं? क्या वो मिठास इस बात की है दूसरे का सहयोग कर रहे हैं? क्या ये मिठास इस बात की आप किसी गरीब आदमी की हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि सरकारी अधिकारी वो वाली मिठास भी प्राप्त कर सकता है। कभी कभी लोगों को गलत फहमी होती है मिठास सिर्फ पैसे की है, वो बड़ी कड़वाहट में बदल जाती है। देखिए 2 चीफ सेक्रेटरी एक स्टेट के जेल गए, तो कड़वाहट में बदल गई ना वो मिठास। बिल्कुल। तो अब यह है कि आप वो लॉन्ग टर्म मिठास चाहते हैं या शॉर्ट टर्म एक बूंद शहद चाहते हैं। आप पूरी शीशी खाइए दूसरों को हेल्प करने की, वो तो आपके साथ मिठास हमेशा बनी रहती है। क्या बात है सर, इस पे तो क्लैपिंग बनती है। सर, चाणक्य ने ये भी कहा था कि जैसे मछली पानी में होती है तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि एक्चुअली वो कितना पानी उसने ड्रिंक कर लिया है। तो इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी का है कि यू आर सराउंडेड विद सो मच वेल्थ, सो मच रिसोर्सेज ऑफ नेशन एंड यू आर इंटरेस्टेड विद दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो कितना वो रिसोर्सेज अंदर ले गए कि कैसे यूज किया, इस पे क्लियर कट कुछ हो नहीं सकता। मैंने भी चाणक्य को थोड़ा बहुत पढ़ा है जी, लेकिन कुछ बातों से उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। ओके। और ये एक बात भी है, उनका ये मानना था कि हर मछली पानी पीती है। मेरे विचार से जो साइंस कहती है कि कोई मछली पानी नहीं पीती। मछली पानी पीती ही नहीं है, वो पानी में रहती है। इनफैक्ट मछली एक उदाहरण है कि पानी में रहते हुए भी वो पानी नहीं पीती। अधिकारी क्यों नहीं कर सकता? तो मेरे विचार से चाणक्य का उदाहरण सही नहीं है कि कोई मछली पानी नहीं पीती। इनफैक्ट हमें तो इंस्पिरेशन लेना है मछली से कि वो पानी में रहकर पानी नहीं पीती, जीवित रहती है, लोगों को इतना प्रसन्नता देती है, फूड बनती है कई लोगों का, वो खुद को सैक्रिफाइस करती है। तो मछली का तो हमें उदाहरण पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में भी बहुत से अधिकारी उसी पानी में रहते हैं, उस पानी को और स्वच्छ बनाते हैं। हाँ, ऐसे भी हैं जो उस पानी को गंदा करते हैं। पिए ना पिए अलग बात है, लेकिन कई मछलियां उस तालाब को गंदा करती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं जो उस तालाब को अच्छा करती हैं। तो अब मेरे ऊपर चॉइस है कि मैं किसकी तरफ देखूं, कौन सी मछली की तरफ देखूं। पानी कोई नहीं पीती। प्रश्न यह है कि कौन तालाब को गंदा करती है, कौन स्वच्छ करती है। याद मेरे विचार से लोग उसी मछली को करते हैं जो पानी को साफ करती है। सो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी मिठास पर फोकस कर रहे हैं। एंड आई थिंक having this proper strategy for this mithas can actually bring some good change. So at this point, we would like to conclude this podcast. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।